बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के स्वीडन के काफ़ी अखबारों में नई इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी ख़बरें चल रही हैं और इन्हीं ख़बरों के साथ गैर मुल्कियों के दरमियान अफवाहें भी चलनी शुरू हो गई हैं कि क्या क्या नया कानून बन गया और क्या क्या नया कानून नहीं बना। अगर आपने इन सारी ख़बरों को जो आज के अखबारों में शाये हुई हैं या इसका जो पस मंज़र है आपने इसको जानना है तो आपको स्वीडन की पार्टियों के बारे में थोड़ी सी मालूमात होनी लाजमी होनी चाहिए। अब पार्टियों के बारे में मालूमात में बहुत जल्दी बताऊंगा ताकि आपके ज़हन में हो कि जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी बन रही है, ये जो प्रपोजल आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं और उसके पीछे वजूहत क्या हैं। स्वीडन में जो पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुआ था 9 सितंबर 2018 को हुआ था, उसमें 3 बड़ी पार्टियां सामने आई थी। एक जो पार्टी जो इस वक्त अपने अलायंस के साथ ये जो अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत कर रही है वो स्टेफन लॉफन जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है जो स्वीडन का, उसकी पार्टी है सोशल डेमोक्रेट्स। इंग्लिश में मैं नाम बता रहा हूँ, मैं स्वीडिश में नाम इसलिए बता रहा हूँ जो लोग नए आए हैं उनको समझ आए, पुराने लोगों को तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी इस चीज़ का पता होगा। तो सोशल डेमोक्रेट्स ने जो वज़ीर आज़म की पार्टी है उसने कुछ पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके तो इसमें वज़ीर आज़म बने हैं। वो भी बहुत मुश्किल से बने हैं, उनके पास अक्सरियत नहीं थी और बड़ी वजह उसकी ये थी कि उन्होंने उससे पिछले इलेक्शन मुकाबले में इस इलेक्शन में उन्होंने 13 सीटें कम हासिल की थी। जो दूसरे नंबर पर पार्टी आई थी उसको मॉडरेट आप कह सकते हैं, एम उनके लिए जिस तरह पाकिस्तान में JUI या PPP या नून लीग या PTI इस तरह के यहाँ पे सिर्फ एक या 2 लफ्ज़ काम चला जाता है। वज़ीर आज़म की पार्टी के लिए लफ्ज़ एस को इस्तेमाल किया जाता है कि वो सोशल डेमोक्रेट्स हैं। जो दूसरे नंबर की पार्टी थी मॉडरेट, उसके लिए एम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो सरबराह है उल्फ क्रिस्टरसन उसका नाम है, उन्होंने भी पिछले इलेक्शन में 14 सीटें कम हासिल की हैं। जबकि पिछले इलेक्शन में जिस पार्टी ने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, ज़्यादा सीटें के मतलब जो उससे पिछला इलेक्शन हुआ था उसके मुकाबले में वो तरक्की कर गई है, 13 सीटें फालतू ली थी, उन्होंने एक्स्ट्रा ली थी, वो स्वीडन डेमोक्रेट्स की थी। इसको SD के नाम से कहा जाता है। जो स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी थी जिसने सीटें ज़्यादा ली थी उससे पिछले इलेक्शन के मुकाबले में, इनका जो मेन मोटो है वो मेन मोटो इमिग्रेट्स के ख़िलाफ़ है। वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हर चीज़ को एक लिमिट्स के अंदर लेके आना चाहते हैं। ताकि उनका ये रूल है कि जो पहले स्वीडन है यहाँ के लोग कहीं ये पहले हैं, बाकी हर चीज़ बाद में है। गैर मुल्कियों के हम उनको रेसिज्म कहते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। तो लोगों को उनकी ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और ये पार्टी तेज़ी से तरक्की कर रही है। अब इस पार्टी का तेज़ी से तरक्की करना जो पहली 2 बड़ी पार्टी हैं उनके लिए ख़तरे का बायस है। जो पहली पार्टी जो वज़ीर आज़म की बड़ी पार्टी है, वज़ीर आज़म की पार्टी इमिग्रेट्स के बारे में ओपन माइंडेड है, वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या पाबंदियाँ इमिग्रेट्स पे नहीं लगा रहे और वो पिछले दहाइयों से 40, 50, 60 साल से बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से वो स्वीडन की उम्र हुकूमत कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का कोई इशू नहीं था पहले, उनको ये इशू अब बनना शुरू हुआ है जब तीसरे नंबर की जो पार्टी है स्वीडन डेमोक्रेट्स SD, इसने तरक्की करना शुरू किया, लोगों को इमिग्रेट्स के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। तो पहली 2 पार्टियों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि अगर हम इमिग्रेट्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी पार्टियां भी वोट ज़्यादा हासिल करेंगी। तो आजकल ये जो आज से 2 महीने पहले या जो आज अखबारों में शाया हुआ, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ का एक तसलसल है कि आपको ये ख़बरें अखबारों में, ये TV पे आना शुरू हो जाएंगी। उसका सिर्फ मकसद क्या है कि अब तकरीबन 1.5 साल के बाद इलेक्शन आने वाला है स्वीडन में। ये 11 सितंबर सन 22 को इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले अभी से 1-1.5 साल पहले से ये अपने इश्यूज़ आवाम के सामने लाने शुरू कर दिए हैं ताकि जो पहली और दूसरे नंबर की पार्टी है वो ये कह सके कि हम भी इमिग्रेट्स के बारे में, इमिग्रेट्स को कंट्रोल करने के बारे में आगे चल रहे हैं, ताकि जो इमिग्रेट्स के एंटी जो वोट हैं, जो गैर मुल्की जो मुखालफत करने वाले लोग हैं, वो भी इन पहली पार्टियों को वोट दें, वो सिर्फ तीसरी पार्टी की तरफ न जाएं। तो ये एक छोटा सा इशू है, सिर्फ इसलिए आपको समझाना मकसूद था कि आपको समझ जाए कि जो नए कानून बन रहे हैं वो किस बेस पे बन रहे हैं। अब वज़ीर आज़म की पार्टी ने जो कानून आज के अखबारों में पेश किया है वो वज़ीर आज़म की पार्टी, उसकी तादी ग्रीन पार्टी थी, उन्होंने मिल के पेश किया है। इतना बड़े इशू नहीं है, मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले जो दूसरे नंबर की पार्टी है उसका जो सदर है उल्फ क्रिस्टरसन, उसने भी आज एक और अखबार में एक कॉलम लिखा डागन नियटर में, और उसने भी डागन उस पूरे कॉलम में एक कंप्रिहेंसिव जिसको बोले एक मुकम्मल तौर पर अपनी इमिग्रेशन के बारे में अपनी पॉलिसी बयान की है। अब बाकी चीज़ें दूसरे दर्जे पे जा रही है। इमिग्रेशन के जो कानून है, ये इमिग्रेशन के ऊपर जो बहस है
جون جو الیکشن نزدیک آتا جائے گا امیگریشن کے بارے میں یہ لوگ بحث کو آگے سے آگے لیتے آئیں گے اور اس ذریعے سے اپنے ووٹرز کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں بتا رہا ہوں فی الحال یہ صرف باتیں ہیں، پروپوزل ہیں. یہ جو دوسرے نمبر کی پارٹی ہے جس کو آپ ماڈریٹ پارٹی کہتے ہیں، اس پارٹی نے صرف یہ کہا جی کہ اگر ہم جیت گئے الیکشن سن 2022 میں تو ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن چونکہ سویڈن میں پارٹیز بہت زیادہ ہیں تو کسی ایک پارٹی کا 50% لینا بہت مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ پرسنٹ ادھر سے لیں، پارٹیاں مل کے لائنس بناتی ہیں، جس طرح پاکستان میں اتحادی پارٹیاں مل کے حکومت بنا لیتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں خیال رکھتی ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جو اولف کرسچنسن ہے جو دوسرے نمبر کے پارٹی والا نے، اس نے جو اخبار میں کالم لکھا اس نے بڑا بہترین قسم کا ایک امیگریشن کے اوپر تفصیل سے لکھا. میں وہ بھی بتاتا ہوں اور جو حکومت نے آج کی تجاویز جو پیش کی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے جو ماڈریٹ پارٹی انہوں نے 2 سال پہلے ایک کمیشن قائم کیا تھا. سوچے 2 سال پہلے امیگریشن کی پالیسی پر بنانے کے لیے کمیشن قائم کیا تھا. الیکشن کے فوراً بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پارٹی سیٹیں لوز کر رہی ہے اور جو اینٹی امیگریشن پارٹی وہ سیٹیں جیت رہی ہے تو انہوں نے بھی اس پہ سوچنا شروع کر دیا تھا اس وقت آ کے. تو انہوں نے ایک نئی امیگریشن پالیسی اس وقت آ کر ترتیب دی ہے کہ ہم حکومت میں جب آئیں گے ستمبر 2022 کے بعد اگر جیت گئے تو ہم یہ چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ سویڈن میں جتنے بھی آدمی پیدا ہوئے ہیں سویڈن کے آبادی کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جو آبادی ہے اس میں سویڈن کا ہر 5واں جو شخص ہے وہ ملک سے باہر پیدا ہوا ہے، یعنی کہ وہ سویڈن کے اندر پیدا نہیں ہوا. 20% لوگ سویڈن سے باہر پیدا ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً یہاں پہ 4 لاکھ لوگوں کو سویڈن کے اندر پیپر ملے ہیں. یہ موسٹلی بات ہو رہی ہے ازائلم والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جو اس پارٹی کا چیز ہے ساری. کیونکہ جو ازائلم یہ ریفیوجی اسٹیٹس لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے یا ٹیکس سسٹم کے لیے سویڈن کے لیے ایک بوجھ ہوتے ہیں کہ سویڈش گورنمنٹ ان کو پیمنٹس کرتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں. اور جب تک وہ سروائیو کر سکتے تب تک 2 3 4 5 7 سال گزر جاتے ہیں اور گورنمنٹ اس برڈن کو کم کرنا چاہ رہی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو انٹیگریشن سسٹم ہے جو سویڈش گورنمنٹ یہ ساری فیسلٹیز دیتی ہے اور ان کو معاشرے کے اندر لانے کے لیے جو سسٹم کام کر رہے ہیں وہ ہر چیز فیل ہو چکی ہے سویڈن کے اندر آ کے. 6,75,000 امیگرینٹس اس وقت سویڈن میں سوشل سسٹم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ سوشل بینیفٹس لے رہے ہیں. یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے. جب 85 لاکھ یا 90 لاکھ آبادی کا ملک ہو اور اس میں سے 6.25 لاکھ جو امیگرینٹس ہیں صرف وہ گورنمنٹ سے سوشل سسٹم لے رہے ہوں تو ظاہری بات ہے ایک سسٹم کے اوپر بہت زیادہ یہ بوجھ ہے. اور گورنمنٹ اس کے بارے میں بلکہ جو پوزیشن پارٹیز ہیں اس کے بارے میں سیریسلی غور کر رہی ہیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. انہوں نے کہا تھا جی جو نئی پالیسی ہوگی امیگریشن کی وہ 2 چیزوں کے اوپر بیس کرے گی. ایک جو ازائلم والے آئیں گے، جو امیگرینٹس آئیں گے وہ اپنے آپ کو خود مینٹین کریں، وہ اپنے اخراجات خود اٹھائیں. دوسری چیزوں نے کہا تھا زبان پہ بھی عبور ہونا مسٹ ہے. 2 چیزیں، اپنے اخراجات خود اٹھائیں گے جو ازائلم والے آئیں گے، یا پلس وہ اپنی زبان کے بھی اس میں کنٹرول حاصل کریں گے. اب اس چیز کو جو 2 چیزوں کے بیس پہ انہوں نے ریفارمز کچھ بنائی ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو اس طرح ہمیں ریزلٹس ملیں گے. تو ان کا کہنا تھا کہ جب دوسرے ملک سے ہم امیگریٹس آ رہے ہیں یہاں پہ ازائلم لے رہے ہیں آ کے، ان ملک کی تعداد کو ہم دوسرے ملک کی تعداد کے ساتھ کمپیریزن کریں گے. ہم پہلے یہ دیکھیں گے ڈنمارک والے کتنے لے رہے ہیں، ناروے والے کتنے لے رہے ہیں، یا فن لینڈ والے کتنے لے رہے ہیں، جرمنی والے کتنے لے رہے ہیں، باقی ملک کے لئے اس حساب سے ہم اپنے ملک میں بھی ازائلم والے آدمی لیں گے. تو اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ جی امیگریٹس کو ہم تعداد ہم کم کریں گے اور ہم دیکھیں گے جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم اتنی لیں گے، اس سے فالتو ہم نہیں لیں گے. جو امیگریٹس آئیں گے، جو سیاسی پناہ والے لوگ آئیں گے، جو ریفیوجی اسٹیٹس لیں گے، ان لوگوں کو اگر بینیفٹس چاہیے تو اس کے لیے ان کو کام کرنا ہوگا. کام کے بغیر بینیفٹس دینے کے وہ مخالفت کر رہے ہیں اس چیز میں جا کے. دوسری انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ہم بینیفٹس دیں گے تو وہ بینیفٹس کی جو رقم ہے، یہ جو ان کی جتنی آسائشیں ہیں وہ ان کو کم کریں گے. وہ جتنی آج دے رہی ہے گورنمنٹ اس سے بہت زیادہ ہم کم لے کے جائیں گے تاکہ ٹیکس کی جو پیمنٹ ٹیکس پیئرز لوگ ہیں ان کے جو پیسے ہیں یہ پیسے جو بچ سکیں جا کے. اس میں جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو
जॉब देगा, जो उनको जो मालिक होगा उस वो अगर नए आने वाले लोगों को जॉब देगा तो उसको टैक्स में हम सहूलत देंगे, कंसेशन देंगे, वो टैक्स लो पे करेगा। जो लोग अलाउंसेस लेना चाहते हैं नए आने वाले रेफ्यूजी, उनके लिए SFE ज़बान का पढ़ना लाजमी होगा। SFE ज़बान के बगैर उनको पैसे नहीं मिल सकेंगे। अगर वो PR लेने पे आएंगे या PR लेने के बाद वो पासपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए इनको स्वीडन का जो माशरती अलूम है, जिसको आप बोलते हैं कि माशरे के मुतालिक सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए, वो टेस्ट पास करेंगे तब जाके ज़बान के अलावा उनके लिए माशरे के बारे में, स्वीडन के बारे में उनके पास मालूमात ठीक ठाक होनी चाहिए, तब वो जाके PR ले सकेंगे। मैं बातें बता रहा हूँ उनके लिए जो इस वक्त अजाइलम के लिए हैं। ये काम करने वाले को उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा, अजाइलम वाले को कहा, लेकिन माशरे में जो इल्म है और ये जो ज़बान का है ये वाला इन पे भी, काम करने वालों पर भी लागू हो सकता है कानून ये वाला इनका। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी जो नए आने वाले लोग हैं वो किधर हैं। आज से पहले ये था कि जो आने वाले लोग हैं वो खुद बताते थे कि हमने इस जगह पे रह सकते हैं, इस जगह पे रह सकते हैं, तो गवर्नमेंट कहते ठीक है आप जाकर मकान ढूंढें, हम आपको किराया दे सकते हैं। अगर ये कहते हैं अगर ये इलेक्शन जीत के तो ये डिसाइड करेंगे कि A ने किधर रहना है, B ने किधर रहना है और C ने किधर रहना है। वो सिर्फ इस वजह से कि इसमें टैक्सेस की गवर्नमेंट को पैसों की बचत होती है। एक आदमी महंगी रिहाइश ले लेता है, गवर्नमेंट पैसे दे देती है, तो वो सस्ती रिहाइशों में लेके जहाँ पे गवर्नमेंट को दूर दराज इलाकों में भेज सकती है बजाय के शहर के मरकज में इनको रहने के लिए। और जो आने वाले लोगों के लिए, इनके लिए कल्चर के लिए स्वीडिश कल्चर को सीखना और इस पे फॉलो करना लाजमी होगा। उन्होंने कहा जी कि आप अपने जो आपका जो कल्चर है उसको आप बेशक ना छोड़ें, लेकिन जो स्वीडिश कल्चर है इसको आपका अडॉप्ट करना मस्ट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके अगेंस्ट है और आप इसको नहीं करना चाह रहे, आपको ये करना, इस चीज़ पे अमल करना ये लाजमी होगा। अब जो स्वीडन गवर्नमेंट ने इस वक्त जो नई पॉलिसी ऐलान की है, स्वीडन गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि जो दो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने अपने भी जब पॉलिसी ऐलान की, स्वीडन गवर्नमेंट ने अपने वोटों को हासिल करने की है, लेकिन उनके जो चीज़ें हैं वो बहुत नरम है। 3-4 बेसिक चीज़ों पे उन्होंने जाके बात की है ताकि लोगों में आ जाए कि ये भी इमिग्रेशन के बारे में कुछ कर रहे हैं। इन्होंने जो आज अखबार में जो चीज़ें लिखी हुई है, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो इमिग्रेशन पॉलिसी का नाम है उसका जो मेन मोटो है वो हकूक, जो इमिग्रेंट्स के हकूक हैं और जो इमिग्रेंट्स के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं उनके नाम से एक बैलेंस लाना है हमने, कि आपके जो हकूक हैं आपको मिलेंगे लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को भी आपने पूरा करना है। ये अभी लॉ बना रहे हैं, अभी शुरू किया है इनका खुद दो पार्टियां मिलके, ग्रीन पार्टी और जो गवर्नमेंट पार्टी है मिलके इन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया। ये लॉ अभी लॉ कौंसिल में जाएगा, वहाँ पे इस पर मज़ीद बहस होगी, उसके बाद को फाइनल दिया जाएगा, फिर कौमी असम्बली में जिस तरह बाकी होते हैं। तो ये आप समझिए अगले इलेक्शन तक, सितंबर 2022 के इलेक्शन तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसमें जो मेन चीज़ उनका, जो रेफ्यूजी स्टेटस के लोग आएंगे उनको डायरेक्ट 5 साल के पेपर नहीं मिलेंगे। अगर वो पास हो गए, अगर रेफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के अहल हो गए, उनको सिर्फ 3 साल के पेपर दिए जाएंगे और 3 साल के पेपरों के बाद जाके वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जब आप यहाँ पे पेपर 3 साल के आपको मिलते हैं रेफ्यूजी सिस्टम में और आप कहते हैं जी आपने अपनी फैमिली को भी बुलवाना है, जिस मुल्क से भी आप बिलोंग करते हैं फैमिली को, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा फिर आपके लिए काम करना मस्ट होगा और आपके लिए घर का होना आपके पास लाजमी होना चाहिए कि आपके पास सूटेबल रहायश है और आपके पास काम हो। जो फैमिली है वो गवर्नमेंट के बोझ नहीं बननी चाहिए। आप पहले बोझ थे, अब फैमिली को बोझ अपने ऊपर नहीं बना सकते। इन्होंने जो चीज़ रखी है, चौथी चीज़ के जो मुजरिम लोग हैं जो यहाँ पर रह के क्राइम्स करते हैं उन पर सख्ती की जाएगी, इनको क्वाइफ चेक किए जाएंगे, उसके बाद उनके मुतालिक फैसला किया जाएगा कि क्या इनको देना है कि नहीं देना। लेकिन चूँकि स्वीडन के माशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, जो भी गैर मुल्की आ रहे हैं अजाइलम वाले, उनमें मुजरमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, फारग बैठे होते हैं गवर्नमेंट से। ये पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, कुछ दूसरे मुल्कों से बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसमें। फारग बैठे होते हैं तो वो ड्रग्स का और स्वीडन के अंदर जो इस वक्त गैंग्स वार्स चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा ये लोग मुलवस होते हैं। उनका अगर आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस अगर आपको नहीं मिल सकता, अगर आपके पास पूरी शराइत नहीं है कि आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल सके, तो आपको ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर भी स्वीडन में पेपर मिल सकते हैं। ये जो कानून है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पेपर देना, अगर आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस आपका नहीं बनता अकॉर्डिंग टू रूल्स,
تو اس پہ جو اپوزیشن کی جو تیسری بڑی پارٹی ہے جو امیگرینٹس کے بہت سا خلاف ہے، وہی کہتے ہیں کہ جب آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ پیپر دینے شروع ہو جائیں گے، اس کا مطلب آپ نے ایک راستہ کھولا ہوا ہے، جو راستہ جس کو مرضی آپ دے دیں، ریفیوجی اسٹیٹس نہیں ملا ٹھیک ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ لے لو، اس کا مطلب ہے ہر کسی کے لیے آپ نے راستہ اوپن رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو رولنگ اور پارٹی ہے اس نے کہا جی ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی پیپر لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ جو اس وقت سویڈن میں لیگل لوگ پیپر رہ رہے ہیں، جن کے پیپر ریجیکٹ ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ پیپر نہیں دی جائیں گے۔ اور جو والدین کے جو بچے آتے ہیں یہاں پہ، جو چھوٹی عمر کے آتے ہیں یا بڑی عمر کے آتے ہیں، جن کے ساتھ گارڈینز نہیں ہیں، بڑی عمر کا مطلب بھی 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ان کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جج کیجیے گا، ان کو فل ریفیوجی اسٹیٹس نہیں دیا جائے گا۔ اب ان ساری چیزوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی باتیں ہوئی ہیں، جتنی پارٹیاں باتیں کر رہی ہیں، یہ ساری پارٹیاں صرف اگلے الیکشن کے لیے سارا اہتمام کر رہی ہیں، سٹیج بنا رہی ہیں، تاکہ جو لوگ ہیں جو امیگرینٹس کے نام پہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان پارٹیوں کو ووٹ دیں، جو دوسرے مسائل پہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان پارٹیوں کو ووٹ دیں۔ تو یہ امیگرینٹس کے نام پہ اپنے لوگوں سے ووٹ لینے کا ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ سن 2022 تک کچھ بھی نہیں ہونے والا، الیکشن کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا، کسی کے پاس اتنی خاص میجارٹی نہیں آئے گی۔ اللہ آپ سب خوش رکھے۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔ تھینک یو۔